नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की नवीन संभागीय व्यवस्था की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17 मार्च 2023 को रामलुवाया समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजस्थान में 3 नए संभाग और 19 नए जिलों की घोषणा की। और जैसे ही राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में जो बदलाव आया, इसका प्रभाव राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति के जो टॉपिक हैं उन पर, साथ ही भूगोल पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन देखने को मिला है। और उसी को ध्यान में रखते हुए या नवीन संभागीय व्यवस्था या नवीन जो प्रशासनिक व्यवस्था जो परिवर्तन हुआ है, उसमें किस तरह से परिवर्तन हुआ है, उसके संदर्भ में क्या परिवर्तन हमारे विषय अंतर्गत इतिहास में, कला संस्कृति में, राजस्थान की राज्य व्यवस्था में, राजस्थान के भूगोल में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या परिवर्तन होने की संभावना है, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं संभागीय व्यवस्था के कारण या संभागीय व्यवस्था में परिवर्तन के कारण किन किन टॉपिक पर परिवर्तन होगा और किस तरह से होगा। और इसके बाद हम जो है जिले जो परिवर्तित हुए हैं या जो नए जिले बने हैं उसके कारण क्या परिवर्तन होगा, ताकि विद्यार्थियों को किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहे। क्योंकि कई विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे थे कि सर नए जिले बन रहे हैं, क्या हमें नया क्या पढ़ना होगा, किस तरह से पढ़ना होगा, जो आगामी जो एग्जाम है क्या उसमें नए जिलों के आधार पे पूछा जाएगा। तो इन सभी जो आपके मन में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो आपके मन में जो प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम संभागीय व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। और जब संभागीय व्यवस्था को हम समझेंगे तो आपको क्लियर होगा कि जो नए संभाग बने इसका प्रभाव किस किस टॉपिक पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में। तो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था में हम संभागीय व्यवस्था के इतिहास को जो है आधार बनाते हुए वर्तमान तक जो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है उस पर बात करेंगे। और उसके बाद नए संभागों के आधार पे क्या परिवर्तन देखने को हमें मिलेगा उस पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ क्यों हुआ, किस कारण राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो देखिए, राजस्थान में राजस्थान में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से सन 1949 में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था की
शुरुआत है। यानी कि सबसे पहला जो पॉइंट है वह है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। तो राजस्थान ने प्रशासन के फैलाव के उद्देश्य से, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से 1949 में, आपने पढ़ा होगा जब राजस्थान के एकीकरण को हम पढ़ते हैं तो राजस्थान के एकीकरण में जो चौथा चरण आता है जिसे हम वृहद राजस्थान के नाम से जानते हैं, 30 मार्च 1949, और वृहद राजस्थान के दौरान ही राजस्थान के जो है विभागों का बंटवारा किया जाता है। उसी के परिणाम स्वरूप जो है राजस्थान में राजधानी जयपुर को घोषित किया जाता है, न्याय विभाग जोधपुर में है। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग क्षेत्र निर्धारित किया जाता है और उसी श्रृंखला में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की भी क्या होती है, शुरुआत होती है। तो इसका मतलब है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, एक तो ये क्लियर होना चाहिए। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री थे। अब जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, राजस्थान के एकीकरण के समय यानी कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए। यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, और राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1 नवंबर 1956, जब राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता दी गई। और उस समय राजस्थान में कितने संभाग बनाए गए थे, तो उस समय राजस्थान में यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 5 संभाग थे। अब कौन कौन से थे, पहले यह भी क्लियर होना चाहिए। उस समय एक जयपुर संभाग था, दूसरा जोधपुर संभाग था, तीसरा उदयपुर संभाग था, चौथा बीकानेर संभाग था, और पांचवा कोटा संभाग। इस तरह से जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे। क्लियर। उसके बाद अप्रैल 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और इसके पीछे कारण था पंचायती राज व्यवस्था, कि पंचायती राज व्यवस्था के कारण जो सत्ता का, लोकतांत्रिक सत्ता का जो विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, उस विकेंद्रीकरण के दौरान ही तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण यानी कि संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और जब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की समाप्ति हुई तो उसके बाद पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया था मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने, और उन्होंने जनवरी 1987 में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने जयपुर जो संभाग था, जयपुर संभाग से अजमेर को अलग कर अजमेर को
अलग कर राजस्थान का छठा संभाग बनाया। यहां तक क्लियर हो गया कि राजस्थान में जब एकीकरण हुआ उस समय 5 थे और छठा संभाग 1987 में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समय बना और इन्होंने ही राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। इसके बाद 4 जून 2005 को चार जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर संभाग तथा कोटा संभाग का विभाजन कर भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग घोषित। तो इस तरह से राजस्थान में पहले 7 संभाग बने। क्लियर। अब बात करते हैं वर्तमान में। तो 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलुबाया समिति की सिफारिश पर या उनकी अंतरिम रिपोर्ट पर राजस्थान में 3 नए संभागों की घोषणा की। अब हमें यहां से जो समझना है वह 2 तरीके से समझना है कि जो पहले संभाग थे उनमें कितने जिले थे और वर्तमान में जो नई संभागीय व्यवस्था बनी है उसमें कितने जिले थे। तो देखिए, पहले तो नई संभागीय व्यवस्था की बात करें। 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलुबाया समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में 3 नए संभागों की घोषणा की, जिसमें आठवां जो संभाग है वह होगा बांसवाड़ा। 9वां जो संभाग होगा वह होगा पाली और जो 10वां संभाग है वह होगा सिख। और इस तरह से राजस्थान में
नवीन संभागीय व्यवस्था के अनुसार कुल 10 संभाग हैं, जिसमें 3 नए संभाग बनाए। अब आप कहेंगे सर 8वां बांसवाड़ा क्यों होगा, या 9वां पाली क्यों होगा, या 10वां सीकर क्यों होगा? तो इन संभागों को जो क्रम दिया जाता है वह अल्फाबेटिकली यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहला अक्षर होगा, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आते हैं उसका क्रम पहले आएगा, जो और इसी तरह से तो बी पहले आता है इसीलिए बांसवाड़ा 8वां होगा, उसके बाद पी आता है तो पाली जो है 9वां होगा, और उसके बाद एस आता है इसलिए सीकर जो है वह 10वां संभाग होगा। ये क्रम विशेष रूप से आपको याद रखना है कि 7 तक तो आपको क्लियर है कि 7 कौन कौन से, 8वां भी आपको क्लियर होना चाहिए, 9वां और 10वां। तो इस तरह से राजस्थान में नवीन संभागीय व्यवस्था के अनुसार कुल कितने संभाग हैं? 10। अब देखिए यदि हम पुरानी संभागीय व्यवस्था की बात करें, अब यहां पे समझना, यदि हम पहले वाली संभागीय व्यवस्था की बात करें तो 7 संभाग के अनुसार बात करते हैं। देखिए पहले 7 संभाग के अनुसार बात करेंगे, उसके बाद नए संभागों के अनुसार बात। अब 7 संभागों में यदि हम बात करें तो यदि हम बात करते हैं जयपुर संभाग, तो जयपुर संभाग में पहले कितने जिले थे? 5 जिले थे। जोधपुर संभाग में पहले 6 जिले थे। उदयपुर संभाग में 6 जिले थे, और उसके बाद बीकानेर संभाग में 4 जिले, कोटा संभाग में 4 जिले, अजमेर संभाग में 4 जिले, और भरतपुर संभाग में। इस तरह से राजस्थान में जो कुल 33 जिले थे उनका इस प्रकार से संभागीय विभाजन किया गया था कि जयपुर संभाग में 5 जिले थे, जोधपुर संभाग में 6 जिले थे, उदयपुर में 6 थे, और शेष सभी में जो है 4-4 जिले थे। कुल कितने थे? 33। लेकिन हम बात करें नवीन संभागीय व्यवस्था जिसमें 10 संभाग है, और इन 10 संभागों में कुल 50 जिले हैं, क्योंकि रामलुवाय समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर या रामलुवाय समिति की सिफारिश के आधार पर वर्तमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा जहां 3 नए संभागों की घोषणा की, वहीं पर 19 नए जिले भी बनाए। तो उसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में वर्तमान में कुल 10 संभाग और 50 जिले हैं। तो अब जो नई संभागीय व्यवस्था है, इन 10 संभागों में 50 जिलों का अलग अलग वर्गीकरण है। तो हम एक एक संभाग को लेकर बात करते हैं और किस तरह से इस संभागों को एग्जाम में पूछा जाएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। कौन कौन से जो ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, कौन कौन से आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के टॉपिक हैं, कौन कौन से जो है हमारे पॉलिटी के टॉपिक हैं, उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। नए प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं, नए प्रश्न कैसे बनेंगे, उन पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर? तो चलें शुरुआत करते हैं एक एक संभाग की। और सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के 10वें संभाग जिसे सीकर के नाम से जानते हैं, तो सीकर संभाग की। अब राजस्थान के मानचित्र में देखना सीकर संभाग को लेकर क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सीकर संभाग की।
सीकर संभाग। अब इसमें कुल कितने जिले हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए यहां कौन सा संभाग है। यहां राजस्थान का 10वां संभाग है और इसमें कितने जिले हैं? 4 जिले। कितने जिले हैं? 4। अब कौन कौन से जिले हैं, एक एक को लेके बात करते हैं। एक जिला चूरू है, दूसरा झुंझुनू है, तीसरा सीकर है और चौथा जो है वह है नीम का थाना। तो इस तरह से राजस्थान में जो है सीकर संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। पॉइंट क्लियर। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो सीकर संभाग जो बनाया गया है यह कौन से संभाग से बनाया गया। तो यदि हम बात करें सीकर संभाग की, तो सीकर संभाग जो है यह 2 संभागों से मिलकर बना है। एक बीकानेर संभाग और इसमें बीकानेर संभाग का एक जिला शामिल किया गया है चूरू, और दूसरा है जिसमें जयपुर संभाग के 2 जिले शामिल किए गए हैं, सीकर और झुंझुनू। जबकि जो नीम का थाना जो है यह सीकर जिले का ही भाग है और सीकर का जो है सीकर के 2 भाग करके एक नया जिला बनाया गया है नीम का थाना क्षेत्र। इसीलिए यहां हम कह सकते हैं कि सीकर जो संभाग है यह बीकानेर और जयपुर संभाग से मिलकर बना है, जिसमें बीकानेर संभाग का एक डिस्ट्रिक्ट जिसे हम चूरू के नाम से जानते हैं उसे शामिल किया गया है और जयपुर संभाग के 2 जिलों को शामिल किया गया। यहां तक तो एकदम आपको क्लियर हो गई कि कोई डाउट नहीं है। अब हमारे कौन कौन से टॉपिक पर इसका प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा हमारे राजस्थान की शेखावटी प्रदेश पर, कि जहां हम शेखावटी प्रदेश में राजस्थान के 3 जिलों की बात करते थे, चूरू, झुंझुनू और सीकर। वर्तमान में हम शेखावटी जिलों के 4 जिलों पर बात करेंगे, जिसमें चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना और सीकर। एक तो सीधा प्रश्न हमसे प्रदेश के रूप में पूछा जा सकता है कि शेखावटी प्रदेश। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। यदि आपने आरएस 2021 का पेपर देखा हो तो आरएस 2021 में एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है। अब देखिए, बात करते हैं मरु त्रिकोण। जब मरु त्रिकोण बना था उस समय राजस्थान के 3 जिले शामिल थे, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। लेकिन बाद में मरु त्रिकोण में परिवर्तन किया गया और उसमें एक जिला और शामिल किया गया था। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के साथ बाड़मेर को भी मरु त्रिकोण में शामिल किया गया था। इसका मतलब है कि मरु त्रिकोण में वर्तमान में 4 थे, जबकि पहले कितने थे? 3। अब उसी आधार पर शेखावटी को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब शेखावटी प्रदेश, जहां शेखा सामंत का क्षेत्र अधिकार था, जो शेखावटी कहलाया, वहां शेखावटी क्षेत्र जो है जिसमें पहले 3 थे और अब कितने हैं? 4। तो अब इसको भी प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा शेखावटी प्रदेश में शामिल है या नहीं है। तो अब ध्यान रखना, अब ऑप्शन से पता चलेगा कि प्रश्न यदि पुराने तरीके से पूछा गया है तो हम नीम का थाना क्षेत्र को शामिल नहीं करेंगे, और यदि नए तरीके से पूछा गया है तो नीम के थाने क्षेत्र को हम शामिल करेंगे। पॉइंट क्लियर कर? इस तरह से एक तो राजस्थान की क्षेत्र, दूसरा यहां से एक नदी निकलती है जो शेखावटी प्रदेश की प्रमुख नदी है, जिसे हम कांतली नदी कहते हैं। अब कांतली नदी कहां से निकलती थी? तो यहां रेवासा की पहाड़ियां सीकर से निकलती थी और यह नीम का थाना क्षेत्र होते हुए कहां जाती थी? झुंझुनू जाती थी। और सीकर और झुंझुनू उसका प्रवाह क्षेत्र था। अब उसके प्रवाह क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? परिवर्तन मिलेगा कि
अब वह उसका उद्गम स्थल जो रेवासा की पहाड़ियां जहां से यह निकलती है, क्या वह सीकर में है या नीम का थाना क्षेत्र में? क्योंकि जब हम यहां गणेश्वर सभ्यता की बात करते हैं, देखिए एक और इतिहास में गणेश्वर सभ्यता जो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है, जिसे हम भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, पहले वहां आती थी गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना क्षेत्र सीकर में आती थी। लेकिन अब वही किस में आएगी? नीम का थाना में आएगी, सीकर में नहीं आएगी। तो इस तरह से राजस्थान में जो है मुख्य रूप से जो स्थिति में यानी प्रशासनिक व्यवस्था में जो बदलाव हुआ है, कहीं न कहीं वह इतिहास में, ज्योग्राफी में और यहां तक कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी क्या करेगा? परिवर्तन। अब पहले हम शेखावटी प्रदेश को हवेलियों के रूप में जानते थे कि शेखावटी की जो है हवेलियां वह राजस्थान की कला और संस्कृति में अपनी एक विशेष स्थापत्य कला के लिए स्थान रखती है। अब इसमें से जो सीकर की हवेलियां जो पहले सीकर में थी, अब उसका भाग जो नीम का थाना क्षेत्र में है, तो अब नीम के थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमको पढ़ना होगा। तो इसलिए हर एक संभाग को आपको यह समझना है कि कौन सा संभाग पहले तो किन संभागों से अलग हुआ है। अब उदाहरण के लिए जैसे हम पहले पढ़ते थे कि बीकानेर संभाग से कोई नदी नहीं निकलती है, उद्गम नहीं होता, यह सही है, नहीं होता। लेकिन जब हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ते थे तो हम बीकानेर और चूरू पढ़ते थे। पहले बीकानेर चूरू दोनों ही किस में आते थे? बीकानेर संभाग में आते थे। लेकिन अब बीकानेर संभाग का भाग है, जबकि चूरू जो है वह सीकर संभाग का भाग होगा। तो इस तरह से जो भी जिलों में परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमें ज्योग्राफी पर पड़ेगा, और जो ज्योग्राफी पे पड़ेगा निश्चित रूप से वही चीज हमें एग्जाम में पूछी जाएगी। और इसीलिए पहले संभागीय व्यवस्था को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद यदि आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक तो यहां से शेखावटी प्रदेश को लेके जो परिवर्तन हुआ है, दूसरा परिवर्तन यहां पर नदियों के अपवाह क्षेत्र को लेके हुआ है, तीसरा परिवर्तन यहां की सभ्यताओं को लेके हुआ है जो इतिहास के अंतर्गत, और चौथा कला और संस्कृति में राजस्थान की हवेलियां जो शेखावटी की हवेलियां हैं उनके संबंध में जो परिवर्तन हुआ है, यही हमें जो है अपडेट करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलें आगे। इसके बाद बात करते हैं दूसरे संभाग की, जो कि क्या है? पाली संभाग, जो राजस्थान का कौन सा 9वां संभाग है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पाली संभाग की। नौवां संभाग कौन सा है? पाली संभाग। अब इसमें राजस्थान के कितने जिले आएंगे? इसमें राजस्थान के जो है 4 जिले। अब कौन कौन से जिले हैं? देखिए एक एक को समझना। एक तो जो है वह आएगा पाली, दूसरा है जालोर, तीसरा जो है वह है सांचौर, और चौथा है वह है सिरोही। इस तरह से पाली संभाग में जो है कितने जिले हैं? 4 जिले। अब इसमें क्या परिवर्तन? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो पाली संभाग जो है यह किस संभाग से बनाया गया है। तो यह ध्यान रखना, पाली संभाग जो है वह जोधपुर संभाग को अलग करके बनाया गया, और इसमें जोधपुर संभाग के 3 जिले हैं, पाली, जालोर और सिरोही। यहां जोधपुर संभाग के 3 जिले हैं, और उसके बाद जालोर से एक नया जिला बनाया है सांचौर। अब इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? यहां परिवर्तन मिलेगा हमें पर्यटन में। अब पर्यटन में कौन सा होगा? जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपने पढ़ा होगा माउंट आबू सर्किट, और माउंट आबू सर्किट जब हम पढ़ते थे तो हम विशेष रूप से पढ़ते थे पाली का रणकपुर क्षेत्र है, जालोर है और माउंट आबू सिरोही,
3 जिले आते थे, लेकिन जब जालोर आता है, लेकिन अब जालोर के टुकड़े कर दिए, जालोर और सिरोही, तो हो सकता है अब माउंट आबू सर्किट में 4 जिले हम लोगों को पढ़ने पड़े। एक तो पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा, आपने नर्मदा नहर के बारे में पढ़ा होगा। नर्मदा नहर जो कि राजस्थान की पहली शुष्क कृषि पद्धति यानी कि फव्वारा पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर आधारित। और जब हम उसके बारे में अध्ययन करते थे तो हम पढ़ते थे कि नर्मदा नहर से राजस्थान के 2 जिलों में सिंचाई होती है, जालोर और बाड़मेर में। लेकिन अब हम जब पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि अब वहां 2 जिलों में सिंचाई करेगी, लेकिन सांचौर और बाड़मेर में करेगी। जो पहले सांचौर तहसील थी, अब वहां जिला बन चुकी है। तो इसीलिए नर्मदा नहर को लेके जो परिवर्तन हुआ है, यहां हमको अलग से पढ़ना होगा। माउंट आबू सर्किट को लेके जो परिवर्तन देखने को मिलेगा, वहां हमसे अलग पढ़ने को मिलेगा। और इसके साथ सबसे बड़ी बात है, वह बातें हाल ही में जो है राजस्थान भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की जो है शुरुआत की है, अप्रैल 2023 के आसपास की है। अब इसकी बात करते हैं कि जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, जो कि अमृतसर को जामनगर से जोड़ने वाला है, और राजस्थान का यह दूसरा एक्सप्रेसवे, क्योंकि पहला है वह NH48 है, जिसे हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे या जयपुर एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। अब यहां जो एक्सप्रेसवे, जब हमने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का अध्ययन करते हैं तो हमने अभी तक जो अध्ययन किया है उसमें लिखा हुआ है कि वहां राजस्थान के हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर जिले से गुजरता है। लेकिन अब वह जालोर से नहीं, सांचौर जिले से गुजरेगा, क्योंकि उसमें केवल सांचौर का भाग ही शामिल है। तो इस तरह से जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उसके जो है जहां से गुजरता है, जिन जिला मुख्यालयों से गुजरता है, तो उसमें जिला मुख्यालयों को लेके भी जो परिवर्तन होगा, वह हमें इस संभागीय व्यवस्था में या नए जिलों में देखने को मिलेगा। और उसी के अनुसार हमको पढ़ना है कि पहले क्या व्यवस्था थी और अब नई व्यवस्था के अनुसार क्या बदलाव हुआ। और जिसने यह व्यवस्था और बदलाव समझ लिया तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और मैं जो अपने LM ज्योग्राफी चैनल पर या LM ज्योग्राफी एप्लीकेशन में राजस्थान के भूगोल के जितने भी कोर्स हमने लॉन्च किए हैं और राजस्थान के भूगोल के बारे में जितना हम अध्ययन करवा रहे हैं, वह सभी इन नए जिलों के आधार पर, नए संभागों के आधार पर ही करवाया जाएगा, न कि पुराने। हां, पुराना भी बताया जाएगा कि पहले व्यवस्था यह थी, अब व्यवस्था यह हुई है, ताकि पुराना यदि आपसे पूछा जाए तब भी गलत ना हो और नए तरीके से पूछा जाए तब भी आपका गलत नहीं हो। क्योंकि पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, पुराने जो है पैटर्न के आधार पे भी पूछा जा सकता है, नए पैटर्न के आधार पे। और इसीलिए हमने जब 21 जुलाई को राजस्थान के ज्योग्राफी के जितने भी कोर्स लॉन्च किए हैं, उन सब में यह क्लियर कहा था कि जो भी अपडेशन होगा, जो भी चेंजिंग होगा, उन सब का उसमें समावेश किया जाएगा। और इसी को आधार बना के हमने जो है नए कोर्स लॉन्च किए, और उसमें उन टॉपिकों को हम पहले करवा रहे हैं जिसमें इनके परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब जिनमें प्रभाव पड़ेगा उनको हम अलग से पूरा पढ़ाएंगे, चाहे वह भौतिक प्रदेश हो, चाहे वह राजस्थान की स्थिति विस्तार हो, चाहे वह राजस्थान की जलवायु हो, चाहे राजस्थान का अपवाह तंत्र हो, हर सेक्टर में हम लोग बात करने वाले। अब उदाहरण के लिए आप देखिए, गग्गर प्रदेश, जहां पे पहले 2 जिले आते थे, अब आपको 3 जिले पढ़ने पड़ेंगे। वहीं पर हम बात करें शेखावटी प्रदेश की, हमने बात की। नागौरी उच्च भूमि, जहां पर पहले 1 डिस्ट्रिक्ट पढ़ते थे, अब हमें वहां 2 डिस्ट्रिक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इसी तरह से जो आपका गोडवाड़ प्रदेश है, जहां पर हम मुख्य रूप से जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर को पढ़ते थे, उसमें अब हमें कुल 7 जिले पढ़ने पड़ेंगे। जोधपुर ग्रामीण को पढ़ना पड़ेगा, जोधपुर शहर को पढ़ना पड़ेगा, यहाँ की बालोतरा है, बाड़मेर है। तो जो भी परिवर्तन हो रहा है, उन सभी परिवर्तन को हम समावेश करके अपना जो है कोर्स पूरा करवाने वाले हैं। क्लियर? बात करते हैं एक और संभाग की। अब तीसरा, यानी कि जो राजस्थान का 8वां संभाग बना है, आठवां संभाग यहां बनाया गया है बांसवाड़ा को बनाया गया। और इसमें राजस्थान के कितने जिले हैं? केवल 3 जिले हैं, और वह भी कौन से?
माही बेसिन वाले, माही बेसिन जिसमें हम 56 के मैदान का अध्ययन करते थे, वांगड़ प्रदेश का अध्ययन करते थे, तो जो 56 का मैदान है, कांठल प्रदेश है, वांगड़ प्रदेश, वह पूरा पूरा एक संभाग बना दिया गया है जिसमें 3 जिले हैं। एक तो है डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा और तीसरा है वह है प्रतापगढ़। क्लियर हो गया? तो इस तरह से बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले। अब बांसवाड़ा जो संभाग है, बांसवाड़ा संभाग यह उदयपुर संभाग से बनाया गया, यह ध्यान रखना। उदयपुर संभाग से बनाया गया है और इसमें उदयपुर के 3 जिले शामिल किए गए हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और यह तीनों जिले पहले उदयपुर संभाग में थे और अब यह जो है किसमें है, बांसवाड़ा। यानी कि बांसवाड़ा राजस्थान का एक ऐसा संभाग है जिसमें सबसे कम जिले हैं। तो आपको ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में न्यूनतम जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो वह है बांसवाड़ा। और जब हम क्षेत्रफल में बात करेंगे तो पहले जिस भरतपुर को हम पढ़ते थे, वर्तमान में हम किसको पढ़ेंगे, बांसवाड़ा को पढ़ेंगे, जो कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा होगा। कैसे होगा इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो इस तरह से बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा संभाग का जो भी प्रश्न है, माही बेसिन का कोई भी प्रश्न आएगा तो अब वह किससे संबंधित होगा, बांसवाड़ा संभाग से होगा। चाहे वह डामोर जनजाति का हो तो भी किससे होगा, बांसवाड़ा संभाग। क्योंकि जिसे हम पहले उदयपुर संभाग कहते थे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजातियां उदयपुर संभाग में रहती है, लेकिन उसमें से डामोर जनजाति जिसका 98% जो है डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील में निवास करता है, वह अब उदयपुर संभाग में नहीं होकर किसमें आएगा, बांसवाड़ा संभाग में आएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से यह विशेष रूप से ध्यान रखना। और यह पूरा क्षेत्र माही बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो माही बेसिन के जितने भी प्रश्न होंगे अब वह बांसवाड़ा संभाग से हमको पढ़ने होंगे। अब यहां ध्यान रखना एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि माही बेसिन में माही और माही की सहायक नदियां आती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है माही बेसिन कितने संभागों में फैला हुआ है, तो 2 संभाग में है। ध्यान रखना, बांसवाड़ा और उदयपुर। क्यों? क्योंकि जो आपके सोम नदी निकलती है वह उदयपुर से निकलती है, उदयपुर से निकलने के बाद वह डूंगरपुर आती है। अब उदयपुर में भी उदयपुर से नहीं, अब वह सलुम्बर से निकलेगी। तो ये जो चेंज होगा, ये जो चेंजिंग है, वही हमारे एग्जाम के प्रश्न के रूप में पूछे जाने की संभावना। क्योंकि उदयपुर से भी एक नया जिला बनाया है सलुम्बर, तो सलुम्बर को लेके भी हमारे प्रश्न बनेंगे जो कि माही बेसिन के अंतर्गत पूछे जाने की संभावना है। क्लियर? चला आगे। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान का 7वां संभाग, जिसे हम क्या कहते हैं, भरतपुर संभाग। सातवां संभाग। अब यहां पे समझना, 7वां संभाग यह कब बनाया गया था, यह बनाया गया था 4 जून 2005 को। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं भरतपुर संभाग की। अब भरतपुर संभाग की बात करें तो इसमें पहले जिले कितने थे, 4 जिले थे। कौन कौन से थे, भरतपुर, धौलपुर, यहां 4 जिले पहले थे। लेकिन अब यदि बात करें नवीन जिले, तो अब कितने हो गए हैं, 6 जिले हो गए। अब इसमें कौन कौन से हैं, तो देखिए
भरतपुर वही रहेगा और भरतपुर से एक अलग हुआ है डीग, उसको शामिल कर दिया। उसके बाद धौलपुर वही रहेगा, करौली वही रहेगा, सवाई माधोपुर वही रहेगा। लेकिन सवाई माधोपुर से एक अलग हुआ है गंगापुर सिटी। तो जो गंगापुर सिटी है वह जो है आपको इसमें शामिल किया गया। इसका मतलब है देखिए, इसमें यहां तो है डीग जो कि पहले भरतपुर का भाग था, यहां है भरतपुर, यहां धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी। अब देखिए इसमें क्या परिवर्तन होने वाला है। अब इसमें जो परिवर्तन होगा वह एक तो अफवाह तंत्र में होगा। अब आप कहेंगे सर अफवाह तंत्र में कैसे होगा? तो जब हम पहले रूपारेल नदी के बारे में पढ़ते थे कि रूपारेल नदी जो कि उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से निकलती है और अलवर से भरतपुर जाती है और उसी नदी के किनारे नोह सभ्यता की खोज की गई और उसी नदी के किनारे पर जो है उदयपुर में मोती झील बांध का निर्माण किया गया। अब वहां प्रवाह क्षेत्र जो है चेंज देखने को मिलेगा। तो एक तो अफवाह क्षेत्र में, दूसरा जिससे हम डीग जल महलों की नगरी कहते थे जो भरतपुर में पड़ते थे, अब डीग खुद अपने आप में जो है जल महल जिले के रूप में। तो अब जो है डीग को जिले में जो भी डीग की विशेषताएं होगी वह सभी कहां मिलेगी? आपको भरतपुर में मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है, आपने पढ़ा होगा पर्यटन में स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें अलवर, जयपुर, दौसा और भरतपुर जिले जो आते थे, जो दिल्ली, जयपुर और आगरा को पर्यटन की दृष्टि से जोड़ा गया। अब इसमें जिलों की संख्या में क्या हो जाएगा? परिवर्तन होगा। जयपुर रहेगा, दौसा रहेगा, लेकिन जयपुर में भी ग्रामीण और शहरी दोनों होंगे। भरतपुर और उसके साथ डीग रहेगा और अलवर के साथ साथ अलवर से जो अलग हुए हैं और जयपुर से अलग हुए हैं, कोटपुतली बहरोड क्षेत्र भी आएगा और खैरथल क्षेत्र भी आएगा। तो डिस्ट्रिक्ट की संख्या में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वह एक तो पड़ेगा पर्यटन पर, कला और संस्कृति पर, उसके अलावा अफवाह क्षेत्र पर पड़ेगा और साथ ही साथ जो है वह हमें इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो कह सकते हैं सिंचाई के साधन हैं या विशेष रूप से डांग प्रदेश, आपने पढ़ा होगा डांग प्रदेश में पहले जो हम 3 जिले पढ़ते थे, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, जो कि चंबल बेसिन का भाग था, अब हो सकता है उसमें गंगापुर सिटी को भी हम लोग क्या कर दें? शामिल कर दें। तो जो भी परिवर्तन होगा उसको आधार बनाकर हमें इनका अध्ययन करना है, पहले क्या था और अब यदि परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को उसमें क्या करना है? ऐड करना है कि पहले 3 थे तो अब कितने हुए। तो इस तरह से अब ध्यान रखना, भरतपुर संभाग से ही बना है, यानी इसमें किसी तरह का नए संभाग का भाग नहीं जुड़ा है। क्लियर हो गया? यह 7। लेकिन जब यह बनाया गया था उस समय जयपुर संभाग के 2 और कोटा संभाग के 2 जिले, 4 जिलों को मिलाकर भरतपुर संभाग बनाया गया था। लेकिन वर्तमान की जो नवीन संभागीय व्यवस्था है उसमें भरतपुर संभाग के ही जिले हैं, उन्हीं में ही उन जिलों से जो अलग हुए जिले उन्हीं को ही शामिल किया गया है। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं छठा संभाग, जो कि कौन सा बना था? अजमेर, जो राजस्थान का एक तरह से मध्यवर्ती संभाग कहलाता है। तो देखिए अजमेर संभाग की बात करें, अब अजमेर संभाग में यदि हम
पहले जिले कितने थे? 4। कौन कौन से? अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। नए जिलों की बात करें तो नए जिले अब कितने हो गए? इसमें 7 हो गए। अजमेर तो रहेगा ही, और अजमेर से अलग हुए हैं एक तो ब्यावर और दूसरा केकड़ी, यहां रहेगा। उसके बाद नागौर रहेगा, और नागौर से अलग हुआ है डीडवाना, कुचाबन। इसके बाद टोंक रहेगा। अब भीलवाड़ा जो है अजमेर संभाग में नहीं है, भीलवाड़ा से अलग हुआ शाहपुरा जो है वह अजमेर संभाग का भाग होगा। भीलवाड़ा वर्तमान में यानी नवीन संभागीय व्यवस्था के अनुसार उदयपुर संभाग में शामिल किया गया है, न कि इसमें। तो इस तरह से ध्यान रखना, यहां तो है अजमेर, अब अजमेर से एक तो अलग हुआ है ब्यावर और एक हुआ है केकड़ी। इसके बाद यहां है नागौर, और नागौर से अलग हुआ है डीडवाना, कुचाबन। इसके बाद टोंक, और भीलवाड़ा से अलग हुआ है वह है शाहपुरा। तो इस तरह से जो पहले अजमेर केवल 4 जिलों तक सीमित था, अब वह कितने जिलों में परिवर्तित हो गया? 7 जिलों में। तो अब यहां से जो परिवर्तन हुआ है वह भीलवाड़ा को लेके हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला अजमेर संभाग का भाग नहीं है? यदि पुराने तरीके से पूछा जाएगा तो ये 4 जिले आएंगे, लेकिन जब नए तरीके से नए संभागीय व्यवस्था के अनुसार पूछा जाएगा तो भीलवाड़ा जो है वह इस अजमेर संभाग में शामिल नहीं होगा। भीलवाड़ा का जो शाहपुरा क्षेत्र है, जो इसे नया जिला घोषित किया गया, वह इसमें शामिल होगा। तो इस तरह से राजस्थान का यह कौन सा 6ठा संभाग था, जो कि जनवरी 1987 में जब पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था, उस समय इसे नया संभाग बनाया गया था। जयपुर से अलग करके अजमेर को नया संभाग बनाया गया था, और अब जयपुर अजमेर संभाग से ही जो है नए जिले बनाकर उन्हें अजमेर संभाग में शामिल किया गया है। बस ये ध्यान रखना, भीलवाड़ा को अजमेर संभाग से हटाकर अब उदयपुर संभाग में शामिल किया गया। क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं एक और संभाग की, जिसे हम कहते हैं कोटा संभाग। जिसे हम जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वह कोटा संभाग है। और कोटा संभाग में पहले भी 4 जिले थे, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और नए संभागीय व्यवस्था में भी कितने जिले हैं? 4। कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारा और इसका मतलब कोटा संभाग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। अब जब कोटा संभाग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है तो कोटा संभाग की ना तो ज्योग्राफी चेंज होगी, ना ही आर्ट एंड कल्चर, ना ही हिस्ट्री चेंज होगी। कोटा संभाग जिसके बारे में पहले जिस प्रकार से हम पढ़ते थे कि कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में है, शाहबाद क्षेत्र बारा में है, सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा कोटा संभाग में निवास करती है, 12 जिले में निवास करती है। जैसा हम पढ़ते थे
बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते थे। जितनी भी बावड़ियां हैं, चाहे वह रानी जी की बावड़ी है, अनारकली की बावड़ी है, जितने भी महल है, काष्ठ का महल है, जो भी प्रश्न जो कोटा संभाग से आता था, राष्ट्रीय उद्यान को लेके मुकुंदरा हिल्स पूछ सकते थे, रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य पूछा जा सकता था। जितना भी पूछा जाता था वह वैसा ही रहेगा, किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। और इसीलिए हाड़ौती प्रदेश में जैसा हम पहले पढ़ते थे उसी को ही वैसा ही हमको पढ़ना है। वही उत्पत्ति, वही विस्तार, वही विशेषताएं और वही वर्गीकरण। क्लियर हो गया? चला आगे बात करते हैं अगले संभाग की। अगला संभाग जो है वह है बीकानेर संभाग। अब बीकानेर संभाग जिसमें पहले भी 4 जिले थे, वर्तमान में भी कितने? तो 4 ही हैं। अब समझना, बीकानेर संभाग में पहले 4 जिले थे। कौन कौन से? बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। और नवीन जिले की बात करें तो नए जिले भी कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? एक तो बीकानेर है, दूसरा हनुमानगढ़ है, तीसरा श्री गंगानगर, लेकिन चौथा जिला अब चूरू नहीं है, इसकी जगह कौन सा है? अनूपगढ़ है। तो इस तरह से यहां देखिए, यहां है बीकानेर, यहां है हनुमानगढ़, यहां है श्री गंगानगर और यहां है अनूपगढ़। अब जो सबसे परिवर्तन जो यहां देखने को मिलेगा वह सबसे पहले तो इंदिरा गांधी नहर के जो प्रवाह क्षेत्र वाले जिले या लाभान्वित जो जिले जिनकी संख्या नवीन संभागीय व्यवस्था से पहले 8 थी, अब उसमें परिवर्तन होगा क्योंकि उसमें एक नया जिला मिलेगा अनूपगढ़। उसी प्रकार गग्गर प्रदेश में क्या मिलेगा? आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो पहले हम 2 जिले कहते थे अब उसमें 3 जिले होंगे। तीसरा और सबसे प्रमुख जो है वह आएगा किसके अंतर्गत? जब हम कॉपेन का वर्गीकरण पढ़ते हैं और कॉपेन के वर्गीकरण में जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, जिसे हम BWHW में शामिल करते थे, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु वाले जिले शामिल करते थे, अब उसमें एक और जिला क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। यानी कि यहां से जलवायु को लेके चेंजिंग होगा, उसके अलावा इंदिरा गांधी नहर के प्रवाह क्षेत्र को लेके चेंज होगा। इसके साथ ही जो है विशेष रूप से जो जिले मरुस्थलीय जिलों की संख्या में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इस कारण ध्यान रखना, गग्गर प्रदेश में जो भी परिवर्तन होगा वही हमें अध्ययन करना है नए सिरे से। और ये कब होगा? जब आपने राजस्थान के मानचित्र को प्रशासनिक या जो पॉलिटिकल मैप है उसको आपने ज्योग्राफी मैप के साथ कंपेयर करके पढ़ा है, तो ही यह संभव है। और इतना समय आप लोगों के पास नहीं है कि आप इतनी डीप स्टडी डिटेल कर सके। तो इसीलिए हमने यह कहा है कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वह पुराना और नया दोनों एक साथ पढ़ाया जाएगा, नए सिरे से पढ़ाया जाएगा, ताकि पुराने और नए में क्या तुलनात्मक परिवर्तन हुआ यह भी आप पता कर सकते हैं। साथ में किस प्रकार से चेंजिंग होगा प्रश्नों की प्रकृति में वह भी हम लोग पता कर सकते हैं। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले संभाग की। और अगला संभाग जो है वह है
उदयपुर संभाग। देखिए उदयपुर संभाग की यदि बात करें तो पहले जो है इसमें 6 जिले थे, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब यदि बात करें नए जिलों की, अब इसमें नए जिले कौन से हैं देखिए। नए जिलों में आएगा एक तो उदयपुर, दूसरा है राजसमंद, तीसरा है भीलवाड़ा, चौथा है चित्तौड़गढ़ और पांचवा जो है वह है सलूम्बर। तो इसका मतलब इसमें एक जिला क्या हो गया है कम, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, अब यहां पे जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वह कि जो भीलवाड़ा पहले अजमेर संभाग का भाग था वह अब नई संभागीय व्यवस्था से उदयपुर संभाग में शामिल हुआ। अब यहां से क्या परिवर्तन होगा, यहां से जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वह विशेष रूप से जो राजस्थान में खनिज, क्योंकि अरावली जो खनिजों का भंडार है और राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिजों के भंडार अरावली में, अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार जो उदयपुर में था अब वह उदयपुर के साथ साथ सलूम्बर में भी है। तो जो खाने सलूम्बर और उसके आसपास थी वह सब क्षेत्र अब उदयपुर की नहीं सलूम्बर के अंतर्गत पड़ा जाएगा, यह ध्यान। अब एक और ध्यान रखना, जो भीलवाड़ा का भाग शाहपुरा के अंतर्गत था वह अब शाहपुरा में पड़ा जाएगा, न कि भीलवाड़ा के अंतर्गत। तो भीलवाड़ा की जो खनिज हैं या उदयपुर के जो खनिजों के संसाधन है उनमें काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी कि खनिज संपदा को लेकर यहां पर विशेष रूप से खानों में कुछ परिवर्तन होगा। इसके अलावा वनस्पति में विशेष परिवर्तन नहीं मिलेगा, क्योंकि अरावली में मुख्य रूप से अरावली वाले सभी जिले उसमें शामिल है। हां, अरावली के जिलों में संख्या जरूर यहां पर परिवर्तन देखने को मिलेगी। जो दक्षिण अरावली में जिसमें हम केवल 3 जिलों का अध्ययन करते थे, उदयपुर, सिरोही और राजसमंद, अब उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो भौतिक प्रदेश में परिवर्तन होगा और उसके साथ साथ जो है वह अपवा क्षेत्र में और जलवायु में और विशेष रूप से कृषि जलवायु प्रदेश में आपको जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि कृषि जलवायु प्रदेश में जिले चेंज हुए हैं। पहले जहां पर 2 जिले आते थे अब वहां हो सकता है 4 है। तो एक तो कृषि जलवायु प्रदेश जो शस्य जलवायु प्रदेश उसमें चेंज होगा, दूसरा मरुस्थलीकरण का जो क्षेत्र है जिसमें जिले हम पढ़ते थे तो मरुस्थलीकरण वाले जिले भी क्या होंगे परिवर्तित होगी। तो भौतिक प्रदेश में परिवर्तन होगा, राजस्थान की स्थिति और विस्तार में परिवर्तन होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा, मिट्टी में परिवर्तन होगा। जहां लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार अब उदयपुर में मानते थे, अब उदयपुर और उसके साथ क्या होगा सलूम्बर भी आएगा। तो मिट्टी में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। चला आगे, इसके बाद बात करते हैं जोधपुर संभाग, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग था, जोधपुर संभाग। अब इसमें देखिए अब जोधपुर संभाग में पहले जो जिले थे उसमें जोधपुर, जैसलमेर,
बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। अब नए जो जिले होंगे उसमें जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। यानी कि पहले भी 6 जिले थे, अब भी 6 जिले रहेंगे, लेकिन 3 जिले यहां से कम हो गए। पाली, सिरोही और जालोर अलग हुए और 3 नए जिले बने हैं, जोधपुर ग्रामीण और शहरी, उसके अलावा फलोदी, और एक बाड़मेर से अलग हुआ है, वह है बालोतरा। यानी कि यहां है जैसलमेर, यहां है बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और फलोद। तो इस तरह से राजस्थान में जोधपुर संभाग में परिवर्तन। अब यहां से प्रश्न किसमें परिवर्तन होगा, अब समझना। यहां सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो भड़ला फलोदी के अंतर्गत, जो पहले हम जोधपुर जिले में पढ़ते थे, अब वह फलोदी के अंतर्गत आएगा। एक तो यह ध्यान रखना, सौर ऊर्जा उत्पादक क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरा जो मिलेगा वह मिलेगा आपको हमादा, जो पथरीला मरुस्थल जिसका विस्तार पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य, यानी जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में हम लोग कहते थे, अब वह फलोदी, जैसलमेर और बालोतरा जिले में होगा, जो हमादा, जहां सौर ऊर्जा उत्पादन की सबसे ज्यादा संभावना वाला क्षेत्र है, हमादा में चेंज होगा। यहीं पर बात करें तो मरु त्रिकोण में भी आपको जो है चेंजिंग मिलेगा, क्योंकि जिलों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है, तो मरु त्रिकोण में भी जिले बढ़ेंगे। क्लियर हो गया। तो पर्यटन का भी होगा। साथ ही साथ बात करें कि बावड़ी, जैसे ओशिया जी की बावड़ी जो है पहले जोधपुर में आती थी, अब वह फलोदी जिले में आएगी, तो यह भी आपको परिवर्तन देखने को यहां पर मिलेगा। और इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें उसमें भी परिवर्तन मिलेगा। एक्सप्रेस वे की बात करें उसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, और राष्ट्रीय राजमार्गों में भी परिवर्तन देखने को। अब जो परिवर्तन होगा उसको उस टॉपिक के अनुसार यदि हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या परिवर्तन। लेकिन विशेष रूप से जो है, एक तो जलवायु वाला क्षेत्र भी यहां से परिवर्तन होगा, जिसमें हम जिसे BSHW कॉपेन का जब हम वर्गीकरण पढ़ते थे उसमें बाड़मेर, जोधपुर पढ़ते थे, लेकिन अब बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और फलोदी इनको भी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जोधपुर वाले क्षेत्र में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अब लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, यहां विशेष रूप से ध्यान रखना। चले आगे, अब बात करते हैं अंतिम संभाग, जो कि कौन सा है, जयपुर संभाग। अब यदि हम बात करें जयपुर संभाग की, अब जयपुर संभाग में पहले 5 जिले थे, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा और
अलवर। अब जो नए जिलों की बात करें तो जयपुर संभाग में अब नए जिले 7 हो गए। कौन कौन से हैं? एक तो जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, अलवर, दौसा, दूदू, कोटपुतली, बहरोड और इस तरह से वर्तमान में 7 जिले। अब किसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा? इसमें जो परिवर्तन होगा वह विशेष रूप से इस भाग में, इस भाग का मतलब है जो उत्तरी अरावली का जो भाग है, जिसमें पहले हम अलवर, जयपुर, झुंझुनू और सीकर 4 जिले पढ़ते थे, अब इसमें एक तो परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरी बात करें, यहां पर जो लोहा अयस्क की खानें हैं या फिर जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो भिवाड़ी वाला क्षेत्र था, बहरोड वाला क्षेत्र था, इसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे, राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा नेशनल हाईवे, जिसके हम पहले अलवर जिले की बात करते थे, अब उसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, यहां से परिवर्तन होगा। एक तो उत्तरी अरावली में परिवर्तन होगा, अरावली की चोटियों की स्थिति में जो है वहां परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहां पर औद्योगिक क्षेत्रों की जो है, जो विशेष औद्योगिक पार्क लगाए गए हैं, जो भिवाड़ी वाला क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र जो एनसीआर वाला क्षेत्र है, उसमें आपको जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब जो भी परिवर्तन होगा वह हम टॉपिक के साथ करेंगे कि पहले एनसीआर में ये जिले आते थे, अब एनसीआर में यह जिले या यह क्षेत्र शामिल होगा। और जब हम टॉपिक के साथ करेंगे तो इन चीजों को समझना बहुत आसान होगा। यदि आप अलग अलग या एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जलवायु में क्या चेंज हो रहा है, मिट्टी में क्या हो रहा है, वनस्पति में क्या हो रहा है, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन जब हम स्तुति और विस्तार पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस में परिवर्तन हुआ है। तो पहले क्या था? नया। इसी तरह से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में परिवर्तन, जलवायु पढ़ेंगे तो जलवायु में परिवर्तन, जब मिट्टी पढ़ेंगे तो मिट्टी में जो परिवर्तन होने वाला है वह सब हम लोग उसी आधार पर करेंगे जिस तरीके से परिवर्तन संभागीय व्यवस्था में या नए जिलों के रूप में हुआ है। अब यदि हम राजस्थान के सभी संभागों को एक साथ देखें तो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। अब इसमें देखिए, जो जो संभाग हैं, यहां है बीकानेर संभाग, यहां है जोधपुर संभाग, यहां है पाली संभाग, यहां उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, सीकर संभाग, जयपुर संभाग, और यहां मध्य में है अजमेर संभाग। अब देखिए स्थिति में क्या परिवर्तन होगा समझना। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा संभाग जो कि किसी प्रकार की स्थलीय सीमा का निर्धारण नहीं करता है, सीमावर्ती संभाग नहीं है, तो केवल एक अजमेर ऐसा संभाग है जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाता है। ना तो पाकिस्तान के साथ बनाता है, ना ही वह गुजरात के साथ, ना ही मध्य प्रदेश के साथ, ना ही जो है वह उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के साथ। जबकि पहले जो है अजमेर यहां मध्य प्रदेश के साथ भीलवाड़ा के रूप में जो है सीमा बनाता था, लेकिन अब यहां नहीं बनाता। तो इसका मतलब है कि अंतर्वर्ती संभाग कौन सा होगा? अब अजमेर संभाग होगा। जैसे हम अंतर्वर्ती जिलों की बात करते थे, पहले 8 थे, अब उसमें परिवर्तन हुआ है संख्या में, तो उसी प्रकार से अंतर्वर्ती संभाग भी एक तो हुआ है। इसके बाद देखा जाए कि अजमेर संभाग राजस्थान के
8 संभागों से सीमा बनाता है, एक ही संभाग से नहीं बनाता है, बांसवाड़ा से। यह भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस संभाग की सीमा अजमेर से नहीं लगती है, तो बांसवाड़ा की नहीं लगती है, बाकी सभी संभाग की सीमा लगती है। तो इस तरह से संभाग में ही परिवर्तन हो। इसके बाद यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा संभाग जो केवल एक संभाग से सीमा बनाता है। देखिए, केवल बांसवाड़ा सा है जो उदयपुर से सीमा बनाता है, बाकी सभी संभाग जो है एक से अधिक संभागों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। तो ये जो हम राजस्थान की स्थिति की संभागीय व्यवस्था के आधार पर पढ़ते हैं, तो यहां पे अंतर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही देखिए, अब आपसे मध्य प्रदेश के साथ कितने संभाग बनाते हैं, तो 1 2 3 4, जबकि पहले कितने बनाते थे, पहले भी 4 ही बनाते थे, अब भी 4 बनाते हैं, लेकिन उसमें अजमेर हट गया है। इसी तरह से गुजरात के साथ 1 2 3 4, पहले कितने बनाते थे, 3 संभाग बनाते थे, अब 4 संभाग गुजरात के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के साथ जो बात करते हैं, तो पहले जो है 2 संभाग थे, अभी भी 2 संभाग ही रहेंगे। हनुमानगढ़ के साथ बात करें, सॉरी हरियाणा के साथ बात करें, तो देखिए 1 2 और 3 संभाग सीमा बनाते थे, और पहले कितने बनाते थे, 1 2 3 4, 4 संभाग जो है सीमा बनाते, पहले 3 ही बनाते थे, अब 4 बनाते हैं। तो ये जो संभागीय व्यवस्था में जो संभागों को स्थिति के आधार पर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, इन प्रश्नों का भी हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि राजस्थान की जिनको स्थिति, विस्तार और मानचित्र जिनको बहुत अच्छे से पता है, तो कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये सब कब पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, इतना जल्दी कोई संभव नहीं है क्या? तो देखिए, इसके बारे में भी मैं आपको सूचित कर देता हूं कि एलएम ज्योग्राफी के द्वारा राजस्थान भूगोल के नए कोर्स लॉन्च किए हैं। एक तो राजस्थान का भूगोल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एक राजस्थान का भूगोल आरएस प्री के लिए, एक राजस्थान का भूगोल फर्स्ट ग्रेड जीके के अंतर्गत, राजस्थान का भूगोल रीट फर्स्ट लेवल जिसमें पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का समावेश है, एक रीट सेकंड लेवल जिसमें पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का है, एक राजस्थान एसआई के लिए। और इसके अलावा हमारा फर्स्ट ग्रेड का जो बैच चल रहा है, सेकंड ग्रेड का जो बैच चल रहा है, जितने भी बैच जो अप्रैल के बाद शुरू हुए हैं, उन सभी में तो यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा हमने संगणक का, जूनियर अकाउंटेंट का, कृषि पर्यवेक्षक का, महिला सुपरवाइजर का वो जो कोर्स लॉन्च किए जिसमें हमने रिकॉर्डेड क्लासेस दी है, उनमें परिवर्तन नहीं होगा, ये क्लियर है। उनमें किसी तरह का नया जो है कंटेंट नहीं जोड़ा जाएगा। अब यदि आपको महिला सुपरवाइजर की तैयारी करनी है, आपको पटवारी की करनी है, संगणक की करनी है, कृषि पर्यवेक्षक की करनी है, पशुधन सहायक की करनी है, जिसके बारे में जो करनी है वह अब आप एक ही कोर्स में कर सकते हैं, राजस्थान का भूगोल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब इसके अलग अलग बैच न तो हम लगाने वाले हैं और न ही हम किसी तरह से इसके संबंध में जो है कोर्स की बात करने वाले। जिनको भी राजस्थान की कांस्टेबल से लगाकर आरएस तक की तैयारी करनी है और वो चाहता है कि मैं एक ऐसा कोर्स लूं ताकि मेरी सभी कंपटीशन की तैयारी हो जाए, तो उनके लिए तो है राजस्थान का भूगोल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेकिन कुछ चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ रीट की है, तो आप रीट का जो है अलग से कोर्स लॉन्च करके, जो आरएस प्री की करना चाहते हैं आरएस प्री के लिए है, जो फर्स्ट ग्रेड की करना चाहते हैं तो फर्स्ट ग्रेड जीके के अंतर्गत है, जो एसआई की करना चाहते हैं तो एसआई के अंतर्गत हमने लॉन्च करके, और इन सभी में ये जितने भी कोर्स हमने लॉन्च करके, और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड जो हमारे ऑलरेडी पहले से लॉन्च है, इनमें ही नए जिलों के आधार पर जो ज्योग्राफी में परिवर्तन होगा वह पूरा अध्ययन करवाया जाएगा। अब देखिए, हमने जब कोर्स लॉन्च किया था आरएस का, उस समय कहा था कि आरएस का जो कोर्स है वह हम 21 जुलाई से शुरू किया था, 15 अगस्त तक हम लोग पूरा करें। हमारी कोशिश रहेगी 15 अगस्त तक पूरा करें, लेकिन इसमें 2 ऐसे टॉपिक हैं जिसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन या वेरिएशन आएगा, वह आएगा भौतिक प्रदेश और अपवाह तंत्र। तो ये 2 जो टॉपिक है यहां हम 15 अगस्त के बाद 20 अगस्त तक करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बाकी शेष जो छोटे टॉपिक है, और पहले हम वो टॉपिक करवा रहे हैं जिसमें परिवर्तन नहीं के बराबर है, जैसे जनसंख्या में परिवर्तन नहीं है, जल संरक्षण की विधियों में परिवर्तन नहीं है, जनजातियों में ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो उनके जो है टॉपिक हम लोग पहले करवाएंगे जिनमें परिवर्तन होगा, विशेष रूप से भौतिक प्रदेश और
अफवाह तंत्र, उनको हम अलग से बाद में विस्तार से करवाएंगे 15 अगस्त के बाद। यहां मैं आपको सूचित भी कर देता हूं और आपके जिन्होंने भी कोर्स परचेज कर रखा है उनको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो अब आप देरी ना करें, राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले युवा साथी है, मैं पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, अग्रिम बधाई देता हूं कि आप अपना एक लक्ष्य बनाकर, एक टारगेट बनाकर अपनी तैयारी को करें, केवल एक पर ही फोकस करें और साथ ही साथ जो करंट में परिवर्तन हो रहा है उसको तुलनात्मक रूप से पढ़ें, ना कि केवल करंट पढ़ें और ना कि केवल पुराना पढ़ें, दोनों का तुलनात्मक कि पहले क्या था और अब क्या है, और इसी आधार पर हम आपको निरंतर तैयारी करवाने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को लेकर जो परिवर्तन हुआ है और उसका प्रभाव कौन कौन से टॉपिक विषय पर पड़ने वाला है उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। आगे हम जो है राजस्थान के जो 19 नए जिले बने उन पर भी अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपसे संपर्क करते रहेंगे और आपको इसके बारे में सूचित भी किया जाएगा कि किस जिले में क्या परिवर्तन हुआ है और हमारे किस टॉपिक में यह परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो उसके लिए हम अलग से जो है आपकी क्लासें अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।